कितने मुजाहिद रह गए यहाँ पे लोग हैं? बैठे हुए लोग यार, फिर इनका पता नहीं होता, मीटिंग ज्वाइन करके कहीं भी निकल लो। अच्छा जी, अब हमारे पास है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक एंगल है कैपेबिलिटी एनालिसिस का, और दूसरा है वैल्यू चेन का। कैपेबिलिटी एनालिसिस के अंदर देखो दो चीजें होती हैं, एक है आपके रिसोर्सेस और दूसरा है कॉम्पिटेंसेस। ठीक है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंसेस हैं, और इसके साथ साथ एक है थ्रेशोल्ड और दूसरा है, बोलो भाई, स्ट्रेटेजिक। सही है, ये चार सेगमेंट्स आते हैं इसके अंदर। इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी विद इन इटसेल्फ, अपने आप में इस पूरी चीज को एनालाइज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरीली आपके पास दो चीजें होती हैं, रिसोर्सेस, उन एसेट्स को कहते हैं जिसके अंदर आपके पास मशीन आ जाती है, फॉर्मूला आ जाता है, इन्वेंट्री वगैरह आ जाती है, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी इस तरह की चीजें आ जाती है। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है आपकी मेथोडोलॉजीज, योर मेथड्स, वे ऑफ डूइंग इट, योर ऑप्टिमाइजेशन लेवल, योर एफिशिएंसी, योर इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आपके मेथड्स, आपका काम करने का तरीका, आपकी ऑप्टिमाइजेशन लेवल, आपका इफेक्टिवनेस, आपकी एफिशिएंसी, ये सारी चीजें, ये सब इसके अंदर शामिल होती है। थ्रेशोल्ड का मतलब है, देखो हर काम को करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेस चाहिए और कुछ मेथड्स की जरूरत है। अगर मैं एक किचन की, एक शेफ की भी बात करूं, एक क्वालिफाइड शेफ की भी बात करूं, तो उसका रिसोर्स, उसका इक्विपमेंट, उसका किचन, उसका सारा सेटअप है, और उसकी कॉम्पिटेंस, उसका मेथड, और उसका काम करने का तरीका, उसकी रेसिपी, उसका फॉर्मूला, ये वाली सारी चीजें। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू नीड योर रिसोर्सेस एज वेल एज यू नीड द कॉम्पिटेंसेस। अच्छा, रिसोर्सेस और कॉम्पिटेंसेस दोनों कुछ थ्रेशोल्ड होती हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक होती हैं। कुछ थ्रेशोल्ड होती हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक होती हैं। सर थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड का मतलब है बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम। स्ट्रेटेजिक कौन सी होती हैं? सर स्ट्रेटेजिक वो यूनिक रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसेज होती हैं जो आपके पास हैं और किसी के पास नहीं है, जो आपको आउटस्टैंड करवाते हैं, जो आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। अरे सर इतना मंजन कर रहे हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देना तो बात समझ में आए, एग्जाम्पल दे तो बात समझ में आए। ठीक है, अपना फेवरेट यूट्यूबर का नाम बताओ। ये इतने मच्छर क्यों आ रहे हैं यहाँ पे यार? वहां पे भी यार, किस शहर में रहते हैं यार? एक साल सऊदीया में रहा, मक्खी देखने को तरस गया था वहां, जो वहां थे ही नहीं। पर तुम जा रहे हो ना कुछ साल बाद। मजाक कर रहा है जिसके लिए। अच्छा, फेवरेट यूट्यूबर का नाम बताओ, पाकिस्तानी, ताकि सब रिलेट कर सके। ठीक है, और गंजी स्वैग को सबने देखा है? एक रिलेटेबल एग्जांपल ले लेते, सबने देखा होगा। गंजी स्वैग को सबने देखा है? जुनैद अकरम की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, उसको नहीं देखा। सबने देखा भाई। क्या नाम है, इरफान जुनीजो, देखा भाई सबने। इरफान जुनीजो और जुनैद अकरम, ये दोनों यूट्यूबर्स हैं। इन दोनों के पास एक ढंग की आवाज है, पब्लिक स्पीकिंग का तरीका है,
कॉन्फिडेंट हैं, स्क्रीन पे आगे ऐसे तो नहीं होता, बात कर लेते हैं ना एटलीस्ट। ये बेयर मिनिमम रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंसेस हैं जो हर यूट्यूबर के पास होती है। कैमरे के सामने बोलने का पावर नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते, तो फिर यूट्यूब से तो आप बिल्कुल ही बाहर हो गए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। ये सारी कंटेंट इंडस्ट्री है। शॉर्ट फॉर्म कम्युनिकेशन, लॉन्ग फॉर्म कम्युनिकेशन, इसमें दो होते हैं। शॉर्ट फॉर्म कम्युनिकेशन में आता है टिकटॉक, स्नैक वीडियो। लॉन्ग फॉर्म कम्युनिकेशन में आता है यूट्यूब। यूट्यूब की कंपटीशन में बहरहाल कोई है नहीं है सच। कम्युनिटी बिल्डिंग में आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम आता है इन्फ्लुएंसर्स के उसमें। ये सारी अलग अलग प्लेसेस हैं। फिर प्रोफेशनल नेटवर्क में आता है लिंक्डइन। ये सब अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पे काम होता है। तुम इरफान जुनीजो और गंजी स्वैग को कंपेयर करो, यानी जुनैद अकरम को कंपेयर करो। जुनैद अकरम इज नोन फॉर हिज ह्यूमर एंड देयर इज क्रिटिसिज्म विद इन ह्यूमर। वो हंसते खेलते क्रिटिसाइज कर जाता है एक चीज के ऊपर और बड़ा मैसेज कन्वे कर देता है। जुनीजो को सुनो, इरफान जुनीजो को, उसका ये अंदाज नहीं है। दैट पर्सन इज कंप्लीटली अ स्टोरी टेलर। वो जैसे रिदम क्रिएट करता है ना एक स्टोरी के अंदर, उसकी बातचीत में ना बहुत ज्यादा ह्यूमर होता है ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। सिंपल सादी बात करता है, लेकिन जो उसका स्टोरी टेलिंग वाला आर्ट है, इस स्टोरी टेलिंग वाले आर्ट को जुनैद अकरम पे फेल कर दो, फिट कर दो, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। जो चीज जुनैद को आउटस्टैंड करती है वो उसका ह्यूमर और उसकी क्रिटिसिज्म है। जो चीज इरफान को आउटस्टैंड करती है वो क्या है? उसकी स्टोरी टेलिंग वाला आर्ट। उसकी वीडियोस बड़ी बेहतरीन एडिट हुई हुई होती है, बहुत अच्छा पिक्चर का फ्लो चल रहा होता है। पहले ये उसकी जो रोल पराठे वाली वीडियो है कराची की, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। पूरा उसने उसको डॉक्यूमेंट किया है प्रॉपर तरीके से। बीच में 2 वीडियोस और आई थी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के जो नाम है उसके पीछे क्या लॉजिक है। जाके देखना उसके यूट्यूब चैनल पे। आज वैसे भी थके हुए घर जाओगे, पढ़ने के बचेगे तो नहीं, तो जाके देख लेना, वो स्टोरीज ऑफ कराची, बहुत अच्छी वीडियो है। तो उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है या जो कोर उसका रिसोर्स है वो उसका स्टोरी टेलिंग का आर्ट है, जो उसको मार्केट में स्टैंड आउट करता है, अलग से खड़ा करता है। लेकिन यही चीज जुनैद अकरम को कंपेयर करो तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, दोनों यूट्यूबर। तो कंपनीज के रिसोर्सेस, वो एसेट्स जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है, कंपनी की कॉम्पिटेंसीज, वो मेथड्स जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है, हर किसी के पास इंडस्ट्री में थ्रेशोल्ड रिसोर्सेस, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज होती हैं, लेकिन कुछ यूनिक होती हैं जो उसे बिल्कुल आउटस्टैंड करती हैं और उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनती है लॉन्ग टर्म में। ये वो चीज होती है जो उसको कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करती है। हाँ, दोनों के साथ, दोनों के साथ, दोनों के साथ, ये दोनों के साथ है। ठीक है ना? दोनों स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसेस वो होते हैं जो आपको स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं खाने पीने की एग्जाम्पल। कराची में अगर आपको डाइन आउट करने के लिए जाना है तो आपकी पहली प्लेस क्या होगी? कोलाची। इन्होंने कहा कोलाची। देखो, बेयर मिनिमम रिसोर्सेज क्या होते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर? डाइनिंग टेबल वगैरह लगना, फर्नीचर, इक्विपमेंट, छोटा मोटा किचन, किचन का सामान, एक प्रॉपर एम्बियंस, हर रेस्टोरेंट ये प्रोवाइड करता है। दिस इज बेयर मिनिमम। दिस इज व्हाट? बेयर मिनिमम। लेकिन वो कौन सी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस या स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है जो कोलाची के पास है जो उसको स्टैंड आउट करता है दूसरों के आगे? रेसिपी और कस्टमर सर्विस। कोलाची की कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट है। कभी कभी लगता है उसके वेटर की गर्दन भी गिरा दोगे वो बदतमीजी नहीं करेगा आपसे। वाकई मैंने चीज फील की। आई एक्चुअली रियली एडमायर देयर लेवल ऑफ पेशेंस विद द कस्टमर। आपको आज तक कभी कोई वीडियो मिली कि कोलाची पे किसी ने बदतमीजी की और सामने वेटर ने जवाब दे दिया, किसी ने वीडियो बना ली हो? कभी भी नहीं मिला होगा, कभी भी नहीं मिला होगा। मैंने बाकायदा देखा था, कोई डायरेक्टर लेवल का आदमी था, वो आके रश को कंट्रोल कर रहा था। क्या वेट करें, वेटिंग है, मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। ये वो प्रैक्टिकली, मतलब वो इंग्लिश में बात कर रहा था, प्रॉपरली समझा रहा था लोगों को कि यार मैं यहाँ के मालिकान में से एक हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको जगह मिल जाएगी, आप थोड़ा वेट कर लें, लाइन ना ब्रेक करें, डेकोरम ना ब्रेक करें, डेकोर ना ब्रेक करें। फिर भी 2 घंटे लग गए थे। मैं खुद 8:30 का खड़ा, मेरी 10:30 बजे बारी आई, 10:15 बजे बारी आई। बहरहाल वो वापसी होते तो 11:30 हो गए, 11 साढ़े 11 हो गए। 25-30 मिनट तो सर्विंग टाइम होता है, 25 मिनट में आता है, 5 मिनट में खा लेते हैं हम। तो ये बहरहाल कोलाची को स्टैंड आउट करने का उसका रीजन है। सही है। हॉट एंड रोल कुछ चंद एक ब्रांचेस बड़ी मशहूर है, सबसे ज्यादा उनका रोल नहीं होता, उनकी चटनी लोगों को अच्छी लगती है, वो सॉस के लिए वहां पर जाते हैं, नहीं यार इसके सॉस का ये जायका बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसे आपकी स्ट्रेटेजिक नुस्खे होते हैं या कॉम्पिटेंसीज होती हैं
या आपकी रेसिपीज होती हैं जो आपको स्टैंड आउट करवाती है। फॉर्मूला होता है स्टैंड आउट करवाता है। एयरलिफ्ट बंद हो गया, पांडा मार्ट नहीं बंद हुआ, काहे? क्या वजह थी? क्रेव मार्ट बिकने के लिए लगा हुआ है, इट्स अप फॉर सेल, क्रेव मार्ट के बारे में आता है, लेकिन क्यों पांडा मार्ट नहीं बंद हो रहा? एक काम करता है वो, इन्होंने क्या किया था, क्रेव मार्ट ने, एयरलिफ्ट ने, एक राइडर है, क्विक पहुंचाओ, हर 4 किलोमीटर के रेडियस में एक राइडर खड़ा कर दिया, सामान 10 मिनट में पहुंचा चाहिए, 10 मिनट में। अरे भाई, किसी ने शेविंग रेजर ऑर्डर किया है, 10 मिनट का क्या है, ठंडा थोड़ी हो जाएगा रास्ते में, वो 20 मिनट में पहुंचा दो, 30 मिनट में पहुंचा दो। पांडा मार्ट वाला क्या करता है, वो 4 किलोमीटर से बड़े रेडियस पे राइडर रखता है, कहता है ठीक है यार, इसकी 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 ये 5 लोगों की ग्रोसरी एक साथ लेके जाओ, तुम्हारी डिलीवरी की कॉस्ट बचेगी, जो राइड की कॉस्ट है वो बचेगी, और वो 5 डिलीवरी से प्रोरेट हो जाएगी। उस केस में क्या हो रहा था, राइडर जाता आता एक राइड हो गई, एक कस्टमर को सर्व करके आया, राइडर जाता आता एक राइड हो गई, एक कस्टमर को सर्व करके आया। फिर उसके भी डायनामिक्स है, क्रेव मार्ट इज आल्सो डूइंग गुड, थॉट बिहाइंड थिंग्स में उस बंदे की पॉडकास्ट आई थी विद मुजम्मिल हसन जैदी, चाहो तो वो देख लेना, उससे हम लोग मॉडल समझाते हैं। कुछ मॉडल्स दूसरे मॉडल्स से कामयाब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ उनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज होती है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम कल पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। तो वो डिफरेंशिएशन तब आ पाती है जब आपके पास पीछे इंटरनली कोई ऐसी स्ट्रेंथ हो, वो चीज आपकी स्ट्रेंथ होती है जो आपको आपके कंपेटिटर्स से थोड़ा सा अलहदा स्टैंड आउट करवाती है। समझ आ रही है बात? जे डॉट की एग्जाम्पल ले लो, खाड़ी की एग्जाम्पल ले लो, खाड़ी में इतनी वेराइटी है, इतनी वेराइटी है कि आदमी बाहर जाने का सोचता नहीं है उस स्टोर, खातून बाहर जाने का सोचती नहीं है उसके स्टोर से। और इस तरह के मुख्तलिफ और भी ब्रांड्स हैं, और भी ब्रांड्स। हाँ तो कहने का मकसद, आपके कुछ ना कुछ ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, टीचिंग में भी है। हर टीचर की थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या होंगे? आवाज, ठीक है, एक रीजनेबल बात करने का अंदाज। बिल्कुल अगर मैं मोनोटोनस टोन में बोलता चला जाऊं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब लाइन से सोना शुरू करेंगे, और बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट पे एक दूसरे कंधे पे गिर रहे होंगे। अगर मैं बिल्कुल एक ही टोन में बात करता हूँ, जैसे मौसम काल सुनाते हैं ना, देखिए आज हम फाइनेंशियल रिस्क में पढ़ेंगे, इसके 2 पार्ट होते हैं, करेंसी, बंदा सो जाएगा। तो कहने का मकसद थोड़ा सा आपका एक एंटरटेनिंग अंदाज हो, ये वो बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज हैं जो सबको चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स से स्टैंड आउट क्यों कर जाते हैं? बाज की समरीज बहुत अच्छी होती हैं, बाज के नोट्स बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, बाज का प्रैक्टिस मटेरियल बड़ा जबरदस्त होता है, बाज क्लास में बहुत अच्छा छिछोरापन कर लेते हैं इसलिए बड़ा जबरदस्त काम हो जाता है। ये भी एक टैक्टिक है, माजरत के साथ हमारी टीचिंग की फील्ड में लोग कहते हैं ये नहीं करोगे तो स्टूडेंट में मशहूर नहीं हो पाओगे, फलाजत भारत। तो कहने का मकसद ये वाला भी एक मामला है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो आपको स्टैंड आउट रिलेटिवली करवाती है बाकी चीजों से। फिर आप इसके अंदर रेस्टोरेंटिंग ले लें, क्लोथिंग ले लें, लाइफस्टाइल ले लें, फैशन ले लें, कोई ना कोई पीछे कॉम्पिटेंस या कोई ना कोई पीछे रिसोर्स ऐसा होता है जो आपको स्टैंड आउट करवाता है। इनफैक्ट टोबैको इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ा खास नॉर्म है कि सिगरेट बनाने के लिए जो टोबैको का पत्ता है ना, जो पत्ता लिया जाता है, वो अगर एक कंपनी को एक फार्मर का पत्ता समझ में आ जाए ना, वो 40-40 साल तक उस फार्मर को नहीं छोड़ते। जिस साल नहीं भी जरूरत होती है ना, वो उस हारी से पत्ता ले लेते हैं कि बस चला ना जाए कहीं से, क्योंकि इसके पत्ते में वो ब्लेंड है जो मेरी सिगरेट के अंदर वो जायका पैदा कर रहा है, या वो फील पैदा कर रहा है। चाय का भी यही केस है, चाय का भी यही केस है। उसको मोस्ट स्टैंडर्डाइज रखने के लिए पीछे जो पत्ते की फार्मिंग है वो उस तरीके की होनी चाहिए, वो उसको स्टैंड आउट करवाते हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर उनकी सप्लाई चेन सब कुछ होती है, कुछ बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर उनकी मार्केटिंग सब कुछ होती है। मार्केटिंग बेहतर होगी तो काम बेहतर हो सके। फिर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टैंड आउट कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेमन मैक्स बार है और विम बार है, विम का कोई मुकाबला नहीं है लेमन मैक्स से। लेमन मैक्स का शेयर बहुत बड़ा है पाकिस्तान में। टूथपेस्ट के अंदर नॉर्मल कोलगेट का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लोग कोलगेट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सेंसोडाइन इज फार बेटर प्रोडक्ट देन दिस, लेकिन सेंसोडाइन कम इस्तेमाल होता है। हाँ, थोड़ा सा सेंसिटिविटी वाला जो है मुनीश को देखता है। तो कुछ कंपनीज की फॉर्मूला, रेसिपी, डिलीवरी, मार्केटिंग, कोई ना कोई ऐसा तरीका होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। कुछ कंपनीज में जो यूनिक चीज होती है वो उनका भरमार पैसे की होती है, कि पीछे इतना कैपिटल पड़ा हुआ है कि वो मार्केटिंग किए जा रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, प्रोमोस दे रहे हैं, प्रोडक्ट चल गया, लोगों को आदत लग गई। तो वो एक कोई ऐसा मूव होता है या कोई एक इस तरह की चीज होती है
जो उन्हें स्टैंड आउट करवाती है। वो एक मूवी भी है बॉलीवुड की, उसका क्या नाम है, चांदनी चौक टू चाइना। उसका एक डायलॉग बहुत मशहूर है, मैंने 1 मिनट की क्लिप में देखा था। उसको ट्रेनर होता है अक्षय कुमार का, उसको सिखा रहा होता है कि भाई तुम्हारे एनिमी को, दुश्मन को, तुम्हारे उन 10,000 मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए, लेकिन तुम्हारे उस एक मूव से उसको फर्क पड़ता है जो तुमने 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया। और फिर उस मूवी के एंड में होता भी यही है कि वो विलन से लड़ते हुए उसी तरीके से उसको मारता है जिस तरीके से वो सब्जी काटता है, क्योंकि वो बावर्ची होता है बाय प्रोफेशन, एक कुक होता है वो बाय प्रोफेशन। तो जिस तरीके से उसने सब्जियां काटी होती है इसी तरीके से उसके सीने पे वार कर रहा होता है और इस तरह वो जीत जाता है। तो उसके अंदर दिखाते हैं कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा आपने जिस चीज की हुई हो, तो इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं वो कंपनीज की बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसी वो कर सकते हैं वैसी कोई और नहीं कर सकता। जैसा टेस्ट वो क्रिएट कर लेते हैं, जैसी फील वो क्रिएट कर लेते हैं, कोई और नहीं कर पाता। मल्टीफॉर्म देख लो, क्या रोबस्ट एड इन्होंने चलाए, पता है फोन जाते ही जहेज में है, वो एड बनाते ही शादी का, और रजिस्टर्ड हुआ था माँ बाप के और बड़े बूढ़ों के जहन। लेकिन देखो ये प्रोडक्ट क्वालिटी भी थी, ऐसा नहीं कि क्वालिटी ना हो आप ऐड चलाते रहे, लोग चीज खरीदेंगे, लोग यूं रिजेक्ट करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से फौरी रिजेक्ट होगा। हायर का हाल देख लो, जबरदस्त डिस्काउंट चला है, प्रोमोट चला है, लेकिन जिस सीक्वेंस में लोगों ने चीजें ली उसी सीक्वेंस में खराब हुई, उसी तरीके से वो खराब भी होना शुरू हुई। तो बहरहाल अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी वो नहीं चल पाएगा। गाड़ियों की एग्जाम्पल ले लें, मुख्तलिफ एग्जाम्पल। अब सर इसको असेस कैसे करें कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारी कोई स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी लाई करती है? उसको असेस करने के लिए जो एनालिसिस होता है वो कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। यहाँ पे आप स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक जितनी भी आपकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज हैं और जितनी भी आपकी सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको प्लेस करते हैं, और उनको प्लेस करने के बाद ये देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी जगह से आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहां से आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का एम्बियंस, उसका अंदर का किस तरीके का थीम बनाया हुआ है, नेचर कैसा रखा हुआ है, इक्विपमेंट है, फिर किचन कैसा है, प्रोक्योरमेंट वगैरह कैसे होती है रॉ मटेरियल की, किस तरह वो अपनी रेसिपी डेवलप करते हैं, कैसे मेन्यू डिजाइन करते हैं, कितनी अच्छी रेसिपी होती है, कितनी अच्छी सूरत हाल होती है खाने पीने की, कस्टमर सर्विस कितनी बेहतर होती है, ये सारी चीजें वैल्यू चेन में आती है। कंपनीज फिर वैल्यू चेन में उस पर सबसे ज्यादा फोकस करती हैं जो सबसे ज्यादा रिजल्ट ला के दे रहा होता है, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट ला के दे रहा होता है। तो ये वैल्यू चेन के अंदर फिर देखा जाता है कि वो कौन सा ऐसा स्टेप है जो सबसे ज्यादा मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी वो मोस्ट वैल्यू एडिटिव स्टेप के ऊपर फोकस करती है। बाकियों को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन उसको खास तौर पे पकड़ा जाता है कि नहीं यार ये काम तो खास तौर पे करना ही करना है। जैसे जो डेयरी का काम है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा उनकी वैल्यू चेन के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि वो जानवर की केयर किस तरह कर रहे हैं। वो लाख मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, उनके मिल्क में या उस प्रोडक्ट में वो जायका ही नहीं होगा अगर पीछे डेयरी का सारा मामला स्ट्रांग ना हो, जो इनकी एनिमल केयर है वो अगर स्ट्रांग ना हो। जानवर भी खुदा ना खास्ता अगर आपने उसकी सही तरीके से केयर नहीं की तो जो आप मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर वो जायका नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। हाँ लंपी पंपी तो अभी आया है ना, हमेशा की बात थोड़ी है, चला जाएगा कुछ टाइम में। तो कहने का मकसद ये कि एक वो स्टेप है जो इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल कोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सीमेंट की इंडस्ट्री की बात करूं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि उन्हें कोयला सस्ता मिल जाए। कोयला सस्ता होता है, सीमेंट सस्ता हो जाता है। जैसे ही वो सस्ता प्रोड्यूस होता है वो मार्केट में सस्ता उतार सकते हैं, खत्म। सीमेंट में डिफरेंशिएशन क्या है? किसी भी कंपनी की ले लो, दीवार खड़ी हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि लकी की सीमेंट छोड़ के डीजी खान की ले ली तो दीवार गिर जाएगी। हर इमारत जो पाकिस्तान में बनी हुई है वो किसी न किसी सीमेंट कंपनी की सीमेंट से बनी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आए दिन यहाँ इमारतें गिर जाती हैं। एक नस्ला जैसे को भी फेंकने में कितने दिन लग गए थे, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने उसको गिराया, पूरी तरीके से ढाया। तो बहरहाल सीमेंट में कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन प्राइसिंग है। प्राइसिंग बेहतर है और थोड़ी बहुत क्वालिटी बेहतर है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर मैं अपने लिए फैब्रिक परचेज कर रहा हूँ, कपड़ा परचेज कर रहा हूँ, वहां पे फिर क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्राइस लोग कभी कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज कर भी देते हैं। तो हर इंडस्ट्री का अपना डायनेमिक है, हर इंडस्ट्री के अपने डायनेमिक्स हैं, अपने नॉर्म्स हैं, अपने फीचर्स हैं, वो समझ में आते हैं वैल्यू चेन से।
कि यार वैल्यू चेन कहां पर आप सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे हो। जैसे ये जो सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है ना, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, इन ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा मसला इनकी वैल्यू चेन के अंदर इनकी रिस्पॉन्स टाइम का है। ये अगर अपना रिस्पॉन्स टाइम ठीक कर लेना, वक्त पे चीज बना के दे दें, थोड़ा हल्का फुल्का प्रोडक्ट भी होगा ना, क्लाइंट अग्री कर लेगा कि कोई बात नहीं यार ठीक है। स्पीड मैटर करती है। हफ्ते में 3-4 पोस्ट आपको पेज पे लगानी है, आपको ऑडियंस को एंगेज करके रखना है कि यार आपकी ऑडियंस उसका अटेंशन, क्योंकि आज जिसके पास, जिस कंपनी के पास लोगों का अटेंशन है वो कंपनी कमा लेती है, जिसके पास अटेंशन नहीं है वो नहीं कमा सकती। तो वैल्यू चेन के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप, रॉ मटेरियल परचेज करना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं फैक्ट्री तक लाना, प्रोडक्शन कहते हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं कस्टमर तक ले जाना, और फिर कस्टमर केयर कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस को। ये पूरी प्राइमरी चेन है आपकी। इस प्राइमरी चेन के अंदर कहीं भी फ्लो होगा आपकी सेल्स पे इफेक्ट होगा, लेकिन कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे टोबैको के अंदर मैंने आपको बताया पत्ते की खरीद, पत्ता आपको सही मिल गया, अब सिगरेट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। मेरी एग्जांपल्स में बार बार इसलिए आता है क्योंकि मैंने फिलिप मॉरिस का 3 साल ऑडिट किया, वो मालबोरो बनाती है। 6 साल ऑडिट करियर के अंदर मैंने तकरीबन 3 साल वहां गुजारे। मुझे वो इंडस्ट्री रटी हुई थी उस वक्त, जिस वक्त मैं ऑडिट करता था। इसी तरीके से सीमेंट मैंने बहुत किया है, 2-3 बार सीमेंट भी किया है। हाँ, उस वक्त भी स्टैंडर्ड था, लेकिन फार्मर आपका स्ट्रेटेजिक सप्लायर था। फार्मर इधर उधर ना हो जाए, वो क्वालिटी जो आपको एक बंदे से मिल रही है, हाँ वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। अब तो पहले फार्मिंग के बहुत स्टैंडर्ड तरीके आ गए हैं, इतना करोगे तो ये यील्ड निकलेगी, ये क्वालिटी निकलेगी, इस तरह करोगे तो ये निकलेगी। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा। तो हर इंडस्ट्री का अपना एक तरीका कार होता है, वैल्यू चेन में एक स्टेप होता है, ठीक है ना। मुझे याद है जब हमारी सीए की क्लासेस होती थी, ऑनलाइन का तस्वुर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। रिजवान मनाई साहब की क्लास हो, 200 बच्चों का रूम हो और 250 बच्चे घुसे हुए हों, और वो भी फर्म के, सुबह 8 बजे के नहाए हुए, शाम को 6-7 बजे क्लास हो रही है, ट्रैफिक में आधा घंटा ख्वार होके आए हुए, सब महक रहे होते थे। कहीं भी बैठ जाओ आप, द ऑर्डर, द एनवायरनमेंट वाज एग्जैक्टली सेम, कहीं भी आप बैठ जाए। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा होता था इतर इतर रखा हुआ है जेब में, तो आप थोड़ा कहते थे हाँ अल्लाह का शुक्र है, वरना तो फिर सबका हाल एक जैसा होता था। लेकिन बैठते थे लोग, ये क्लास लेनी है, ऑनलाइन होने का कोई सीन ही नहीं। और मुझे नहीं याद, मैंने 2 लेक्चर्स उनसे, दो सब्जेक्ट की क्लासेस ली, कभी हम उन्हें व्हाट्सएप कर पाए हो कि सर इसका जवाब दे दें। हाँ वो लेते हैं, उस वक्त नहीं लेते थे, बिल्कुल आखिर में कोई आखिरी रो के अंदर हम बैठे होते थे। आज अल्लाह का शुक्र है मेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं वो, महीने में 2-3 बार तो ऐसे ही उनको मैं फोन कर लेता हूँ, सर कैसे हैं, क्या हाल है। और जब भी उनसे मुलाकात करनी है तो फिर चलो रहने दो, छोड़ो, उनको बता दोगे तो बोलेंगे क्या कर रहा है क्लास में। तो बहरहाल उस वक्त जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था इंस्टीट्यूट का, वो अच्छी पढ़ाई थी, टीचर्स कम थे अच्छे पढ़ाने वाले, जगह कम थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे। अब क्या सीन हो गया है, उसके बाद एक इंप्रेशन हो गया जी टीचिंग में पैसा बहुत है, हर बंदा जिसने सीए करना है उसको क्या बनना है, टीचर बनना है। अब उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सैचुरेशन आना शुरू हुई, लोग आना शुरू हुए, नए नए नाम सुनने में आए, चीजें हुई। ये सारी इस इंडस्ट्री को 2013 से 2022 तक इवॉल्व होते हुए मैंने खुद देखा है कि 2013 में ये इंडस्ट्री क्या थी और 2022 में आज ये क्या है। अब जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ना, वो फैसिलिटेशन है। द मोर यू फैसिलिटेट द स्टूडेंट, द मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव। अब पढ़ाने में कोई बड़ी गेम नहीं है, अच्छे से अच्छा टीचर हर सब्जेक्ट का पढ़ाए, फैसिलिटेट कर पा रहे हो, उसकी बात सुन पा रहे हो, उसे व्हाट्सएप पे जवाब दे पा रहे हो, वो समरी चाह रहा है समरी दे रहे हो, किताब बना के दे रहे हो, नोट्स बोल रहे हैं नोट्स दे रहे हो, वर्कशॉप बोल रहे हैं वर्कशॉप कर रहे हो, रात को 2-3 बजे आपको फोन कर रहा है सवाल पूछने के लिए, आप फोन उठा रहे हो, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। बाकी क्रैश कोर्स 40-50 घंटे के पूरे पाकिस्तान में मिल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, आप ले सकते हैं। पहले ये नंबर कम था। समझ में आ रहा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अब क्या है? अब फैसिलिटेशन और प्रेजेंस है। जो इंस्टीट्यूट जितना प्रेजेंटली नजर आ रहा है, इट्स मोर लाइकली कि नया जो न्यू कमर है वो नाम सुन के वहां पर आएगा, यार इसकी ज्यादा प्रचार है, इसको सोशल मीडिया पे ज्यादा देखा जाता है, सुना जाता है। तो छोटी छोटी सी, मैंने कभी जिंदगी में तस्वुर नहीं किया था ये इंडिपेंडेंस डे सीए के इंस्टीट्यूट में,
पहला दिन था जो मैंने सोचा था कि क्लास लेनी है, मैं एडमिशन फॉर्म लेने गया। अच्छा, मैं आखन हायर सेकेंडरी स्कूल, 23-24 एकड़ लैंड। अबे हम बंक मार के खो जाए, किसी को नहीं मिलते थे। स्कूल के अंदर ही बंक मार सकते थे हम, दीवार फलांग के बाहर नहीं जाना, स्कूल में ही खो जाओ। फुटबॉल ग्राउंड अलग, क्रिकेट अलग, हॉकी अलग, बैठने का गार्डन अलग, कैंटीन अलग, कैफेटेरिया अलग, स्कूल इतना बड़ा, कहीं भी छुप सकते थे। की बिल्डिंग से सेकेंडरी की बिल्डिंग की 13 मिनट की वॉक थी। अब तुम अंदाजा लगा लो, 12 से 13 मिनट की वॉक है प्राइमरी बिल्डिंग से सेकेंडरी बिल्डिंग तक की। इतना बड़ा स्कूल, और यहाँ में घुसा दरवाजे के अंदर, वो बाहर एग्जिट। मैंने बोला भाई ये क्या है? मेरा दोस्त साथ था, तेरा 240 गज का बंगला है। सही है, यही है ना। वो असल में मेरा जो दोस्त था वो ए लेवल सेटअप से आया था, दैट वाज वेरी कॉमन फॉर हिम। उसने बोला सही है भाई, मतलब ऐसे ही होता है। मतलब मैंने कहा यार मैं तो आखन हायर सेकेंडरी स्कूल से आया, वहां तो खुला मैदान होता था, किसी क्लास में एयर कंडीशनर नहीं, सब जगह वेंटिलेशन, खिड़कियां लगी हुई होती थी, तेज हवा आती थी, और बहुत ग्रीन, इतना ग्रीन कि आपकी सोच है। आखन वाज वेरी ग्रीन। मॉन्टेसरी का जो गेट था ना, वो करीमाबाद की तरफ लगता था, तो सेकेंडरी का गेट आयशा मंजिल की तरफ लगता था। पूरा राउंड घूम जाए आदमी, इतनी बड़ी जगह थी वो। खेलना कूदना हर चीज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे। तो सीए के अंदर तो मैं डिप्रेशन में आ गया था शुरू में। मतलब अभी इतनी छोटी क्लास, ये तो घुसते ही वहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन क्या रहते रहते आदत बन गई। तो पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वाज ओनली द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू आर गिविंग, नाउ इट्स द लेवल ऑफ फैसिलिटेशन दैट यू आर गिविंग। पढ़ाने वाले अब बहुत ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत लोग हैं। समझ में आ रही है बात? अब वैल्यू चेन के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज, अच्छा सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज, फाइनेंस, एडमिन, प्रोक्योरमेंट, ये वाली सारी चीज आ जाती है। वैसे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, प्रोक्योरमेंट इज प्राइमरी टू मी, प्रोक्योरमेंट इज प्राइमरी। प्रोक्योरमेंट आपका दी प्राइमरी एक्टिविटी है, दी प्राइमरी। डिटर्जेंट बनता है लैप्सा से, लैप्सा जरा खराब तो प्रोक्योर करो आप, डिटर्जेंट से कपड़ा जल जाएगा। बेशक आपकी पूरी रेसिपी ठीक हो, पूरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस ठीक हो, आप रॉ मटेरियल गलत उठाएं, तुम खराब बैंगन लाओ ना, फिर देखो बैंगन की सब्जी कैसी बनती है। अम्मी जितनी मेहनत कर ले, अगर बैंगन ही खराब है क्या होगा? प्रोक्योरमेंट इज प्राइमरी एक्टिविटी, टू मी इट्स प्राइमरी। क्या क्वार्टर में फोर्टिस 5 फोर्सेस की बात कर रहे हो? फोर्टिस 5 फोर्सेस तो ये नहीं है, वो तो कल पढ़ी थी हम। अच्छा वैल्यू चेन एनालिसिस, हाँ ये पोर्टर ने डाला, सही कह रहे हो, माइकल पोर्टर का ये। ठीक है, तो ये बहरहाल इंटरनल एनालिसिस के अंदर ये दो चीजें आती हैं, कैपेबिलिटी और दूसरा वैल्यू चेन। सर इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे क्या हासिल होता है? कौन सी एनालिसिस कंप्लीट होती है इससे? हाँ, स्वॉट की दो चीजें, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको स्ट्रेंथ्स का पता चलता है और आपको वीकनेसेस का पता चलता है। स्ट्रेंथ्स व्हाट द कंपनी इज गुड एट, वीकनेसेस व्हाट द कंपनी इज नॉट वेरी गुड एट। उन वीकनेसेस को कंपनी को फिर ओवरकम करना होता है और स्ट्रेंथ्स को मजीद स्ट्रेंथन करना होता है। अब आ जाओ हैंडआउट पे, सवाल करते हैं। हैंडआउट भेज दिया ना मैंने? क्वेश्चन 2 पे आ जाओ, स्टार कॉफी। क्वेश्चन 2 स्टार कॉफी। क्वेश्चन 2 स्टार कॉफी, पढ़ें, समझे, शुरू करें जल्दी से। एवरीवन शुरू हो जाए भाई। आज तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। पहला ये है कि प्राइमरी एक्टिविटी डिफाइन करनी है,
और ये बताना है कि वो वैल्यू कैसे ऐड कर रही है, यानी फायदा कैसे पहुंचा रही है बिजनेस को। वैल्यू ऐड करने का मतलब फायदा किस तरीके से पहुंचा रही है, और दूसरा इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स को सजेस्ट करना है। सही, दो सवाल है। पहला, Star Coffee is a US-based chain of high-end cafes. It has 63 state-of-the-art cafes, mostly in the commercial areas of the country, to target office workers. आप इस तरह का सेटअप ऑफिस वर्कर्स के पास इसलिए लगाते हैं, ऑफिस के पास इसलिए लगाते हैं ताकि छोटी मोटी मीटिंग्स, छोटे मोटे सेटअप्स यहाँ पे किए जा सके। मुझे याद है फर्ग्यूसन में जब हम थे तो वहां पे एक ही ऑप्शन था, फर्ग्यूसन से निकलते ही सामने KFC, वॉक करके वहां तक जा सकते थे। बाकी कोई अच्छा कॉफी का कैफे इस तरह की कोई चीज है कि चंडीगढ़ रोड पे नहीं है। फिर आपको पीछे DHA की तरफ मूव करना पड़ता है। DHA जाएं, क्लिफ्टन की साइड पे जाएं, वहां पे आपको अच्छे कैफेज मिल जाएंगे, या डॉल्मेन क्लिफ्टन चले जाएं, उस चंडीगढ़ रोड के ऊपर नहीं है मतलब। सही, फिर आ जाओ आगे। इन्होंने भी यही, इन्होंने इस तरह के एरियाज में ऐसे कॉफी कैफेज बनाए। एवरी ईयर इन अक्टूबर SC orders freshly harvested and processed coffee cherries from several growers in Guatemala, a place that is well known for its coffee industry and offer benefits of labor arbitrage. वहाँ पे आपको कभी-कभी सस्ती लेबर भी मिल जाती है और सामान भी बहुत अच्छा मिलता है। एक इस तरह की जगह है। अच्छा, ये हाई एंड कैफे है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला होगा, कॉस्ट लीडरशिप वाला होगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी या फीचर्स अच्छे नहीं हुए तो कस्टमर सस्टेन करेगा, साइडलाइन कर देगा उसको। ठीक है। Along with the payment for cherries, SC pays the growers to book premium shipping agents who can deliver the cherries to SC warehouse in USA. When the shipment arrive, SC workers run quality checks to keep only the best quality cherries and return the rest back to the growers. होता ये है कि भाई जो सामान वहाँ पे सारा कुछ लोड होता है वो आता है वेयरहाउस पे जो एम्प्लॉइज हैं वो उसको चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, और क्वालिटी चेक करने के बाद जो सामान ठीक नहीं होता उसको वापस भेज देते हैं। सही। SC keeps the cherries in a highly well-maintained large storage facility at the warehouse to ensure that they stay fresh as long as possible and are carefully sent to the cafes when required. जब जब इनकी जरूरत होती है तब ये जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी भेज देते हैं। पहली लाइन इसके अंदर देखो, along with the payment for cherries, SC pays the growers to book premium shipping agents. यानी शिपिंग एजेंट्स भी कौन बुक कर रहा है? वो ग्रोअर खुद कर रहा है, जिससे आप परचेस कर रहे हो वो खुद कर रहा है। सही है। Each cafe is equipped with roasters and grinders. The roasting process is quite complex, but the grinding process is fairly simple. जो roasting process है बहुत complex है, लेकिन grinding बहुत simple है। ठीक है। As soon as the cherries arrive at the cafes, they are checked for freshness and roasted into coffee beans according to SC's specific requirements. जो specific requirements होती हैं उसके हिसाब से जैसी जैसी चेरीज वहां पे पहुंचती हैं वो उसको रोस्ट करते हैं, फ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रख देते हैं। The coffee beans carry a long shelf life and are kept at small stores in the cafe to bring just the right flavors. The coffee beans are crushed by grinders right when the perfect cup of coffee needs to be prepared. अब जब जरूरत होती है कॉफी बनाने की तब उसे ग्राइंड किया जाता है। रोस्टिंग का प्रोसेस पहले से कंप्लीट हो जाता है। रोस्टिंग का प्रोसेस पहले से कंप्लीट हो जाता है। और इधर भी ये ख्याल रखते हैं कि फ्रेश रहे, बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज पे कि फ्रेश रहना चाहिए। ठीक है। The company takes pride in its proprietary quality control, roasting and grinding process, and markets them by putting imprints on cups, placing attractive posters on cafe walls, by word of mouth through their customers. Company is extremely particular about customer experience. It only hires experienced staff, maintains cafe in immaculate condition, has a credible loyalty program, and provides free use of Wi-Fi, newspapers, and magazines. ये वाली चीजें इसके अंदर सारी आती हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं प्रोसेस को। कंपनी क्या कर रही है? बहुत अच्छी जगह से कॉफी बीन्स परचेज कर रही है। जहां कॉफी बीन्स परचेज कर रही है वही ग्रोअर शिपिंग एजेंट से बात करके सामान कंपनी के वेयर हाउस पे पहुंचा देते हैं। वेयर हाउस पे क्वालिटी चेक चलता है, उस क्वालिटी चेक में जो रिजेक्ट होता है वो वापस चला जाता है, और फिर उसके बाद उन कॉफी बीन्स को अच्छा हाई क्वालिटी अंदाज से स्टोर कर लिया जाता है। जब जरूरत होती है इन्हें कैफेज पे भेजा जाता है। कैफे पे जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां भी इनका क्वालिटी चेक होता है, और उस क्वालिटी चेक के बाद पहले उनकी रोस्टिंग की जाती है और उन्हें स्टोर कर दिया जाता है फ्रेश अंदाज में। जब जरूरत होती है तो उनकी ग्राइंडिंग की जाती है और कॉफी प्रिपेयर करके दे दी जाती है। इसके अलावा कैफे में बड़ी अच्छी फैसिलिटीज, दीवारों पे पोस्टर्स, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, वाईफाई, ये सारी चीजें जो है वो दी जाती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह। ठीक है।
हमें दो चीजें करनी है, एक वो कौन से काम अच्छे कर रहे हैं, पार्ट ए यही है ना, वो एक्टिविटीज जो आपकी वैल्यू चेन में वैल्यू ऐड कर रही है। दूसरा इंप्रूवमेंट, ये दो चीजें करनी है। आओ करते हैं इसको। चला यहाँ पे घुमा दो, ये पूरा आंसर इस बोर्ड पे आ जाएगा। सबसे पहले एक्टिविटीज एडिंग वैल्यू टू द चेन, वो एक्टिविटीज जो ओवरऑल वैल्यू ऐड कर रही है वो क्या है, कौन कौन सी है? सर सबसे पहला बेस्ट ग्रोअर्स। इससे क्या होता है, आपको प्रीमियम क्वालिटी बीन्स मिलती हैं। थक गए हो लगता है तुम लोग से। प्रीमियम क्वालिटी बीन्स मिलती है, सही। इसकी लोकेशन बहरहाल बेहतर है। प्रीमियम क्वालिटी बीन्स के बाद दूसरा, आप उनका क्वालिटी चेक करते हो, और जो अच्छी नहीं होती उन्हें क्या करते हो, रिटर्न कर देते हो। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि कोई इस तरह का कोई डिफेक्ट या क्वालिटी का मसला यहाँ पे नहीं आता। प्रीमियम शिपिंग होती है सर, प्रीमियम शिपिंग से क्या फायदा होता है जी, टाइमली डिलीवरी हो जाती है और सामान रास्ते में किसी किस्म का लॉस नहीं होता। टाइमली डिलीवरी हो जाती है, खराब नहीं होता, कोई इस तरह की पेरिशेबल मामलात नहीं होते, कोई इस तरह का मसला नहीं होता, सही है। और आगे लोकेशन, अभी आ रहा हूं वन बाय वन। तुमने वो कर लिया ना, बीन वाला कर लिया ना, अब उसके बाद सर आपका रोस्टिंग का एंड ग्राइंडिंग का प्रोसेस ये काफी प्रोफेशनल है। इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट फ्रेश भी रहता है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि यार आपका एनवायरनमेंट, आपका वाईफाई, ये वाली सारी चीजें। लेकिन ये बहरहाल इसमें एग्जामिनर एक ये कमेंट कर सकते हैं कि प्राइमरी नहीं है। न्यूज़पेपर देना, वाईफाई देना, एनवायरनमेंट देना प्राइमरी नहीं, प्राइमरी कॉफी है, उसने पैसे आपको कॉफी के दिए, तो प्राइमरी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अदर में आप कह सकते हो कि भाई वाईफाई है, एनवायरनमेंट है, लोकेशन है, ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं, ट्रेंड स्टाफ है, ये हो सकता है प्राइमरी। तरीके से बात कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छे से मैनेज कर रहा है, ये वाली सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ये सारी एक्टिविटीज एक अच्छी वैल्यू ऐड कर रही है। एक्टिविटी क्या है और उससे फायदा क्या है, एक्टिविटी क्या है उससे फायदा क्या है, एक्टिविटी क्या है उससे फायदा क्या है, यही बताना है बस, एज सिंपल एज दैट। एक्टिविटी क्या है और उससे मिलने वाला फायदा क्या हो रहा है। क्या मार्केटिंग का तो उन्होंने ऐसे जिक्र नहीं किया, वर्ड ऑफ माउथ है, कस्टमर एक दूसरे को बताते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम, इट्स नॉट प्राइमरी, अगेन मैं लिख रहा हूं लेकिन ये ध्यान में रखना है, प्राइमरी नहीं है, दिस इज सेकेंडरी। आप बहुत अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम चला दें लेकिन आपकी कॉफी बद जायका है, लोग आएंगे? पठान की होटल पे माहौल बाद में है, अगर कावे और चाय का जायका नहीं है ना तो आदमी उस होटल पे नहीं बैठता, चाहे जितना आपको लगाव हो उस माहौल से, जो भी हो। आप 2-3 गलियां शिफ्ट कर लेंगे अगर आपको चाय या कावा नहीं पसंद आ रहा तो, है कि नहीं ऐसा? ये फर्क है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर, ये फर्क है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी का। चले जी, आई कैप का आप एग्जाम देने जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा लैविश फैसिलिटीज नहीं होती। वर्ड ऑफ माउथ तो ये है कि आपके कस्टमर दूसरों को बताते हैं, इससे फायदा ये होता है कि और कस्टमर्स आ जाते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ एक तरीका है जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट होता है, लोगों को पता चलता है। इट्स नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, प्राइमरी नहीं है ना, सेल्स और मार्केटिंग प्राइमरी नहीं है, इट्स सेकेंडरी। इनबाउंड, आउटबाउंड ऑपरेशंस नहीं, नहीं, ये जो उसकी बात हो रही है ना वर्ड ऑफ माउथ की, ये कस्टमर कर रहा है। यू आर नॉट आस्किंग द कस्टमर के किसी को बोलो जाके, वो खुद कर रहा है कि किसी और को बता रहा है भाई ये प्रोडक्ट बेहतर है। हाँ, कंपनी का प्राइमरी काम नहीं है ना, कंपनी का प्राइमरी काम क्या होता?
नहीं, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की सेल्स टीम ये मेक श्योर करती है कि इम्तियाज के पास अगर उनका प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो सही शेल्फ पर प्लेस्ड हो, सही जगह पर प्लेस्ड हो, कस्टमर उसको एक्सेस कर पाए। ये सेल्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मार्केटिंग टीम एक ऐड बनाती है, सारी सोशल मीडिया कैंपेन्स के उसको चलाती है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये कंपनी खुद इफेक्टिवली कर रही है। कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से किसी को बता रहा है, ये कस्टमर का अमल है, ना बताए। कंपनी की जो प्राइमरी एक्टिविटी है ना, वो कस्टमर को अच्छी सर्विस देना है। जब उसे अच्छी सर्विस मिलती है, वो वर्ड ऑफ माउथ से बताए या ना बताए। थोड़ा सा मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं जो उसमें लिखा हुआ है। सेल्स और मार्केटिंग प्राइमरी है, कस्टमर का आपकी मार्केटिंग करना कंपनी के लिए प्राइमरी नहीं। डू वी गेट इट? कस्टमर का पर्सपेक्टिव है, कस्टमर की खुद की मर्जी है, वो वर्ड ऑफ माउथ से बताए ना बताए। अब अगर कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से बता रहा है, फबीहा अच्छी बात है, लोग आते रहेंगे। लेकिन मेरा अमल क्या है उसके पीछे, कंपनी का अमल क्या है? बेस्ट क्वालिटी सर्विस का अमल है। उसके लिए ये सब कर रहे हैं, अच्छी बीन्स ले रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं, प्रीमियम शिपिंग है, रोस्टिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस अच्छा है, स्टाफ ट्रेंड है, उन्हें क्वालिटी मैनेज करना आती है, फ्रेश रखते हैं, किसी चीज को जाया नहीं होने देते। ये पूरी चेन इस तरीके से शामिल है। ग्लोरिया जीन्स की मुझे नहीं याद किसी ने कॉफी की बुराई की हो आज तक। लोगों को अच्छी लगती है, आपको नहीं पसंद, बेहतर होती है, सही है। समझ में आती है बात? हाँ, कस्टमर लॉयल। तो कंपनी का उसके पीछे अमल क्या है? कस्टमर लॉयल क्यों है? व्हाट द कंपनी इज डूइंग, कंपनी इज गिविंग बेस्ट क्वालिटी सर्विस। ये कंपनी का काम है। कंपनी ना करे अच्छा प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट में मसले हो, अरे तो मैं यही समझा रहा हूँ, कंपनी कस्टमर को पकड़ के थोड़ी बोलेगी कि बोल किसी को। ये काम कंपनी का नहीं है, कंपनी का काम है अच्छी सर्विस देना, कस्टमर खुद बताएगा। जैसे अब तुम जाके बताओगे वर्कशॉप कितनी अच्छी थी, मैं तुम्हें पकड़ के बोलूंगा किसी को बताओ? अभी तो खोल दिया ना, ये समझ में आ गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा काम तुम्हें एक बेहतर चीज पहुंचाना है, ये तुम्हारा काम है कि तुम उसको आगे ट्रांसमिट करते हो नहीं करते। माई प्राइमरी एक्टिविटी इज टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट क्वालिटी मटीरियल दैट यू आर रिक्वायरिंग। अब आगे तुम उसको किसको बताते हो नहीं बताते, वो तुम्हारा फेल है, कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटी नहीं। थोड़ा महसूस लिखे हुए टेक्स्ट से इख्तिलाफ करते हैं, सही है? समझ आ रही है बात? एंड दैट्स माय लॉजिक, हाउ डू आई थिंक अबाउट इट। ये वैल्यू चेन समझ आई पूरी? ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारा किस पे, इंप्रूवमेंट्स। क्या इंप्रूवमेंट्स नजर आई आपको यहाँ पे? क्वालिटी चेक, एग्जैक्टली। अच्छा, पहले किया हुआ तो नहीं क्वेश्चन? तो नाम चेंज करके यही सवाल है क्या? क्वालिटी चेक एट द ग्रोअर्स प्लेस। इससे क्या होगा? ताकि जो रिटर्न होना है वो देर एंड देन हो जाएगा, और आपकी सेविंग क्या आएगी? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। वहां ला के रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है? वहां ला के रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, एक मास वॉल्यूम में सारी इंस्पेक्शन होगी तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको वहां पे अचीव होगा, और जो रिटर्न होना है वो रिटर्न भी हो जाएगा। एक एक करके चलते ना, एक एक। हाँ, वो यहाँ पे कहाँ आया? अभी इंस्पेक्शन पे रहते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं। हाँ, तुम कहो अहमद, क्या कह रहे हो? किस चीज का एजेंट? एक्सीलेंट पॉइंट, बिल्कुल इसी पे आने वाला था मैं। सर, जो दूसरा यहाँ पे आप ये ले रहे हो ना, प्रीमियम शिपिंग, आप एक सेंट्रल शिपिंग कंपनी हायर कर सकते हो। सेंट्रल शिपिंग कंपनी को आप यहाँ पे हायर कर सकते हो, वो तमाम ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कहीं से भी। जी बोलो।
वो नहीं करेगा, कंपनी का बंदा करेगा। हाँ हाँ बंदा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कम से कम ट्रक के जाने से तो कम होगा। मैं तुम्हें लाहौर भेजूंगा तो तुम्हारा ट्रेन का टिकट कितने का है? 5,000 का। और 40 फीट का कंटेनर भेजूंगा तो 1.5 लाख का। तुम आउटसोर्स भी कर सकते हो वहां किसी गरीब की कंपनी को, ये भी हो सकता है। बंदे सेंट्रल शिपिंग कंपनी आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि इधर ना जो ये आपका शिपिंग एजेंट है ये ग्रोअर सिलेक्ट कर रहा है, तो बीच में उसका कमीशन हो सकता है। यहाँ पे आपका एक सेंट्रल शिपिंग कंपनी होगी, आप उसको हायर कर लोगे तो उससे आपको सेविंग अचीव हो जाएगी, क्योंकि आपका इकोनॉमीज ऑफ चले जी डन हो गया। और इंप्रूवमेंट्स बताओ यार, ये किया हुआ है सवाल तुम लोगों ने यार, मिलता जुलता सवाल किया हुआ है। सही कह रहे हो, रोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो एक सेंट्रल यूनिट पे हो सकता है, उसको कैफे पे लाके करने की जरूरत नहीं। रोस्टिंग कैन बी कलेक्टिवली डन। किया हुआ है ये सवाल तुम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज आपकी कम लगेंगी। रोस्टिंग का प्रोसेस आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी की आप एक साथ रोस्टिंग कर रहे हैं, कैफे पे आपका एक बंदा फारिग हो जाएगा जो रोस्टिंग कर रहा है, आपको वहां पे उसको रखने की जरूरत नहीं है, आपका हेडकाउंट वहां कम हो गया, आप सारी बीन की एक साथ कर लें, 2-4 बंदे ही फैसिलिटी पे करके दे देंगे। क्यों कॉम्प्रोमाइज होगी? रोस्टिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, ग्राइंडिंग तब करनी है जब कॉफी बनानी है, तो ग्राइंडिंग का प्रोसेस है जो कैफे में होना चाहिए। ग्राइंड करके रख नहीं सकते, रोस्ट करके तो रख सकते हैं। कलेक्टिवली डन। क्या कह रहे हो? शेल्फ लाइफ रोस्टिंग के बाद लोगे, ग्राइंड हो गई फिर कॉफी बनानी, ग्राइंडिंग कैफे पे हो जाए, जब जिस कैफे पे जरूरत है ग्राइंडिंग के लिए वहां पर सामान पहुंच जाए। ठीक है, तो ये 3-4 इंप्रूवमेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कोई चीज? चलो सही है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है। और बैकवर्ड खुद उगाना शुरू कर दें, ये इंप्रूवमेंट नहीं है, दिस इज यूं कह लें कि इट्स अ गुड टू हैव, करना चाहे कंपनी कर सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ओमोर आइसक्रीम में इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है, तो आप कहेंगे कंपनी गाय भी अपनी खरीद ले। अभी भाई दूध ले ले किसी से, आइसक्रीम अच्छी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी और का जानवर है, आप अच्छा मिल्क परचेज कर लें, आइसक्रीम में जायका आ जाएगा खुद। तो ऐसे हो गया कि कोई बच्चा अगर पेपर में फेल हो तो बोला अपना आई कैप खोल लो। जी सर। और अच्छी ग्रोअर की मार्केट में चले जाएं। नहीं नहीं, तुम तो फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की जो उन्होंने की थी, यानी वो इंप्रूवमेंट से ज्यादा अब तुम्हारा सजेशन कह रहा है कि बिजनेस को बड़ा कैसे करें, ग्रो कैसे करें। तुम्हें फार्म अपना क्यों लगाना है? देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, तुमने बोनेंजा का शलवार कमीज लिया, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने कहा और अच्छी क्वालिटी लेनी है, तो मैं तुम्हें 2 जवाब देता हूँ। पहला जवाब ये जे डॉट चले जाओ, दूसरा जवाब ये अपना खोल लो। तुम क्या बोलोगे? बोनेंजा अगर सोच रहा है तो वो अच्छा सप्लायर ढूंढेगा ना, ऐसे तो हर कोई हर काम करने लग जाएगा।
अम्मी को सब्जी नहीं पसंद आई तो भाई सब्जी वाला बदल दो, अम्मी खेत तो नहीं लगा लेंगी पूरा कि चलो हम अपना बैंगन उगाते हैं। तो अम्मी का काम कौन करेगा जो वो कर रही है ऑलरेडी। फार्मर बोलेगा मैं अपना खेत लगा लूं, किसान बोलेगा मैं अपनी जमीन ले लूं, जमींदार फारिग हो जाएगा। वैसे किसान पे एक थोड़ी रीजनेबल सी अच्छी मूवी आई है, आई डोंट थिंक वो कॉपी हुई होगी, लेकिन बिल्कुल ही बेसिक नए उसके अंदर चेहरे हैं, बॉलीवुड की मूवी है मेरे देश की धरती। देखिए तुम लोगों ने, तू मत उगल भाई तू कुछ भी नहीं उगल। उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है लेकिन एक्टिंग इतनी खास नहीं है। उसमें दो नौजवान शहर से गांव जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, वो शहर से गांव जाते हैं एंड दे डेवलप देयर ओन स्टार्टअप एंड बिजनेस। वो खुदकुशी करने गए होते हैं, उससे ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन से किसी जगह पे टीसी उतार देता है, वहां एक किसान को फांसी पे लटकता हुआ देखते हैं तो कहते हैं ये क्या हो रहा है, फिर वो उसको पूरा इंप्रूव करते हैं, रिवैम्प करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, सवाल हो गया, 1.25 मिनट का ब्रेक भी हो गया। चलो आ जाओ भाई।